इरफान सईद, किस तरह से देखते हैं बाबर आजम का 23 रन पर आउट हो जाना? कम से कम 1.5-2 साल से कि बाबर की तरफ से कोई बड़ी इनिंग्स नहीं आ रही। अब तो उनसे ओडीआई का नंबर 1 स्लॉट भी छीन चुका है, शुभमन गिल आ चुके हैं। बट जो पहले हम बात कर रहे थे कि क्यों बाबर को ओपन भेजा गया, इसीलिए कि स्पिनर भारत ने 3 खिलाए हैं और स्पिनर को केटर करने के लिए उन्होंने साउशकील को रखा है कि पाकिस्तानी टीम में सबसे अच्छा स्पिनर को जो खेलता है वो साउशकील है। तो साउशकील को दोबारा ट्रस्ट किया गया है, उस्मान खान को नहीं रखा गया। हालांकि मेरा मानना ये था कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचना था, डिफरेंट करना था। वो ये था कि बाबर 3 पे आता, उस्मान खान ओपन करता और फिर आप उस्मान खान को लेवरेज देते। किसी एक प्लेयर को 6-7 बैटर में से आपको लेवरेज देना पड़ता है, फ्रीडम देना पड़ता है कि तुम चार्ज करो, अटैक करो, और वो आइडियल था उस्मान खान। और ये यूएई के अंदर वो 4-5 साल खेला भी है, उसको एक्सपीरियंस भी बड़ा ठीक ठाक था। तो पाकिस्तान को इस तरफ अपने अप्रोच लेनी चाहिए थी। बट एनीवेज इन्होंने जो डिसीजन लिया, जो मैं पहले बात कर रहा हूँ, सेड दैट कि उनका मैनेजमेंट का ये मानना है कि स्पिनर 30 ओवर करेंगे या 28, 25, 30 ओवर करेंगे, उसको केटर करने के लिए साउशकील को मिडिल ओवर में होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने साउशकील को प्रेफरेंस दी। अगर अभी देखते हैं नंबर 3 पे अगर साउशकील आते हैं, इमाम भी मेरी नजर में साउशकील से भी शायद अच्छा स्पिनर को खेलते हैं। तो साउशकील और इमाम जब स्पिन को केटर करेंगे तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के पास एक अच्छी ऑप्शन है। बाबर ने स्टार्ट अच्छा लिया, बट यही प्रॉब्लम हम काफी अर्से से देख रहे हैं कि बाबर उसको कन्वर्ट नहीं करना कर पा रहे बिल्कुल बड़े रन के। अच्छा इरफान, जिस तरह से आपने बताया कि साउथ शकील के लिए अब बड़ा चैलेंज है, यकीनन पिछले कई मैचेस में साउथ शकील की भी हमें कोई खासी परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही, लेकिन उनको रिटेन किया जा रहा है और आज एक बड़ा मैच है। अगर आज भी अल्लाह ना करे वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते तो ये उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा। और दूसरी आपने फ्रीडम की बात की, तो फ्रीडम तो मेरे ख्याल से एक काफ़ी अरसे से देखें तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में किसी एक बैटर के लिए नज़र नहीं आती जिसको इतना मार्जिन दिया जाए कि वो खुल के खेल सके। इसकी क्या वजह? फ्रीडम, आप फखर एक ऐसा प्लेयर था जो अपनी गेम खेलता था और मेरा ख्याल है मैनेजमेंट उसको फ्रीडम देती भी थी। जब फखर नहीं था, इमाम आए थे, तो आपने अपनी टीम को कम्प्लीमेंट करना होता है, आपने एक कॉम्बो बनाना होता है तेज खेलने वालों का और नॉर्मल कन्वेंशनल क्रिकेट खेलते हैं उनका। अब देखे ना, बाबर ने जैसे अपना गियर चेंज किया, थोड़ा सा शॉट्स खेलने शुरू करे, उनको लगा कि मैं बैट पे बॉल आ रही है, रन कर रहा हूँ, और वो इसी तरह आउटसाइड पे एज के बाद आउट ऑफ कोर्ट बिहाइंड हो गए। तो ये आपने बाबर अपनी जो कन्वेंशनल क्रिकेट खेलता है, बाबर से अगर हम 120-25 का स्ट्राइक रेट एक्सपेक्ट करेंगे तो वो होने वाला नहीं था। बाबर को हमने यही रोल देना था कि आपने 80-90 के स्ट्राइक रेट के साथ चलते रहे और एंड में तक लेके जाए मैच को। तो हमने बाबर पे इमाम को रख के थोड़ा सा प्रेशर भी डाला कि इमाम हमें पता कि जरा रुक के खेलता है, इमाम का कमबैक भी है, बाबर टीम के साथ कंटिन्यूसली चल रहे थे। तो बाबर ने थोड़ा सेटल होने के बाद चाहा कि मैं अब स्ट्राइक रेट को तेज करता हूँ, उसी तेज के चक्कर में वो अपनी विकेट थ्रो कर बैठे। तो अगर आपके पास जो मैंने पहले बात की कि उस्मान होते तो वो लिवरेज आपके उसको मिल जानी थी कि उसको आप चार्ज देते, वो अटैक करता, इमाम अपनी कन्वेंशनल क्रिकेट खेलता, फिर बाबर नंबर 3 पे आके जिस तरह वो रूटीन में अपनी इनिंग्स को बिल्ड करके लेके चलते तो एक कॉम्बिनेशन बन सकता था। बट अब एनीवेज अब तो हो चुका है, जो उन्होंने डिसाइड किया था वो चीजें चल रही हैं। बट अभी भी साउथ शकील के लिए भी आइडियल सिनेरियो है कि बॉल थोड़ा सा पुराना हो चुका है, बॉल सीम ऑफ स्विंग ऐसा नहीं कर रहा और अभी स्पिनर भी आना शुरू हो गया, तो साउथ शकील के लिए भी एक आइडियल सिनेरियो बन चुका है कि वो इमाम के साथ पार्टनरशिप हमारे साथ रहिएगा। मुजाहिद जमशेद साहब से बात करेंगे। मुजाहिद साहब, ये बताइएगा कि सबसे पहले उस्मान खान को ना इंक्लूड करना स्क्वाड में, ये इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? और दूसरी जानिब अब बाबर उस तरह से जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे एक लंबी इनिंग्स, वो तो नहीं खेल पाए। अब हमारा जो मिडिल ऑर्डर है उस पर किस हद तक जिम्मेदारी बनती है, इस पर भी बताइएगा जरा। एक चीज तो आपको सूट करती है, वो है लेफ्ट आर्म स्पिनर, क्योंकि आपके पास अभी खुशदिल है और उसके साथ साथ साउथ शकील है। ये दोनों स्पिनर्स को बहुत डोमिनेट कर सकते हैं। और जब आपकी अपोजिशन बड़ी स्ट्रांग होती है, इससे हमेशा आपको इस चीज़ का खतरा होता है कि जी ये 300 इनके लिए इतना बड़ा टोटल नहीं है, उसमें आके आपको अपनी इनिंग डिज़ाइन करना बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपने हर वक्त अटैक पे रहना होता है। क्योंकि जब आप अटैक पे रहेंगे तो अपोजिशन पे प्रेशर आएगा। तो यही फार्मूला या मेथड है जिस पे आज डेफिनेटली कोच ने ये प्लान दिया होगा कि आज आपने अटैकिंग जो है कंट्रोल एग्रेसिव क्रिकेट खेली है, जिससे पाकिस्तान टीम एटलीस्ट उतना टोटल लगा सके जिससे
आप एटलीस्ट फाइट कर सको। तो यही प्लान होता है कि या मैं हूँ या कोई भी अच्छा कोच हो, वो इस चीज़ से रिलाई करेगा कि आज जो है आप पे डिपेंड ज़्यादा कर रहा है, आपको आज ज़्यादा डोज दी गई है, इसलिए कि आप देखें, आप पे कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है इस तरह की कि आप पे एक्स्ट्रा प्रेशर इसलिए डाला जाता है कि एटलीस्ट अगर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये वो ऐसी टीम है इंडिया स्पेशल जिसके अगेंस्ट अगर आप परफॉर्म करते हैं तो हीरो से जीरो बन जाते हैं। मुजाहिद, तो यहाँ पर गालिबन दूसरी विकेट भी पाकिस्तान की गिर चुकी है। इमामुल हक भी 10 रन बनाकर 25 गेंदों पर पेविलियन की जानिब रवाना हो चुके हैं। किस तरह से देखते हैं एक पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा अपसेट, इमामुल हक भी आउट हो गए। चीजें जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रेशर हैंडलिंग करना एक आर्ट है। वो कल हमने ऑस्ट्रेलिया को देखा किस तरह प्रेशर को टैकल किया, हैंडल किया और उसके बाद इजी 3 ओवर पहले मैच फिनिश किया। ये चीजें पाकिस्तान टीम को लर्न करनी है। ऐसा नहीं है कि आप बोल्ड खेलें और आप अच्छे फैसले की या जीत की तवक्को रखें। इन चीजों के मैं सख्त खिलाफ हूँ कि आप 25 बॉल खेल के 10 रन करें। मॉडर्न क्रिकेट बहुत आगे जा चुकी हुई है। अगर आप कल की कोई मिसाल लें तो 2 ऑस्ट्रेलिया की 35 पे विकेटें गिरी लेकिन उन्होंने अटैक बंद नहीं किया। तो ये चीजें जो डरी हुई क्रिकेट है इससे बाहर आना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए। पाकिस्तान अदरवाइज इसी तरह 240 280 के आसपास रहेगा, जो कि मॉडर्न क्रिकेट में इतना इनफ टोटल नहीं है कि आप अच्छी टीम के खिलाफ डिफेंड कर सको। बिल्कुल सही। हम इरफान ज़हीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले हम नाजरीन को एक दफ़ा अनाउंस करते चले कि नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान की दूसरी विकेट भी गिर चुकी है। इमामुल हक जो हैं वो 10 रन बनाकर पेविलियन लौट चुके हैं और गालिबन ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि किस तरह से रन आउट हुए इमामुल हक और यकीनन एक बहुत अच्छा थ्रो किया गया भारत की जानिब से और डायरेक्ट विकेट को लगा और इस तरह पाकिस्तान ने एक और विकेट अपनी 8वें ओवर में 42 रन के नुकसान पर गंवा दी। इमामुल हक 10 रन बनाकर आउट हो चुके। इरफान ज़हीर, एक और विकेट गिर गई है पाकिस्तान के लिए, एक और बड़ा अपसेट। इमामुल हक जिनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो भी अपनी विकेट गंवा चुके हैं। क्या समझते हैं कि इतना बड़ा मैच हो और उस मैच में इतना रिस्की रन लेने की जरूरत क्या थी? यही बात गेम अवेयरनेस की होती है कि बड़ा आपके पास आज गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। ये आपके लिए मेक और ब्रेक वाला मैच था। ये ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें आप हीरो बन सकते हैं, नेशन के लिए लेजेंड बन सकते हैं। जैसे 8 साल हो गए हैं, फखर की फाइनल वाली इनिंग्स को आज भी याद किया जाता है। शाहिद अफरीदी के 2 छक्कों को आज भी सब याद करते हैं। मोहम्मद आमिर के स्पेल को आज भी हमेशा हाईलाइट्स के अंदर दिखाया जाता है। तो ये आपके पास माइंडसेट की गेम है। सोचने की बात थी, इतना आप अच्छा खेल रहे हैं, सेट हो गए हैं, टाइम आपने गुजार लिया है और आपको इतना रिस्की रन ले रहे हैं और आपको मालूम भी है कि फील्डर किस तरह क्लोज है। ये गेम सेंस, गेम अवेयरनेस की सारी गेम है। और अनफॉर्चुनेटली बाबर के फौरन बाद ही उन्होंने अपनी विकेट थ्रो कर दी। इसे थ्रो करने कहेंगे आप, तो ना इतने रिस्की रन लेने की जरूरत थी। इवन दोनों एंड पे रन आउट हो सकता था। अगर आप क्लोजली देखें तो जब फील्डर के हाथ में बॉल था तो दोनों फील्डर बैट्समैन जो थे वो मिडल में थे। तो ये पाकिस्तान के मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा, बाबर से भी बड़ा लॉस है। बाबर चलो विकेट आउट हुए, ये तो विकेट थ्रो की गई है इमाम की तरफ से, जो कि मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की अगर हम स्पिन के वाले से बात करें, क्या भारत के स्पिनर ने आना था और इन दोनों ने खेला था। शकील और इमाम की हम बात कर रहे थे कि स्पिन को सबसे अच्छा खेलते हैं। ये पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली बहुत बड़ा लॉस है। इरफान, जिस तरह से आपने बात की है गेम अवेयरनेस की, अगर हम देखें तो गुज़श्ता कई अरसे से हम देख रहे हैं कि प्रेशर हैंडलिंग हो, गेम अवेयरनेस हो या ओवरऑल किसी भी तरह की जो कॉम्बिनेशन की स्ट्रेटजी है वो कहीं पे भी लैक करती नज़र आती है। हमें कहीं पे भी उस पर कोई परफेक्शन नज़र नहीं आती, कोई वर्किंग नज़र नहीं आती। एक ये बहुत बड़ा फ्लॉ है, आप भी इस पर बारहा दफ़ा बात कर चुके हैं। लेकिन क्या वजह है कि जो हमारे करता धरता है टीम के, उनको ये बात क्यों समझ नहीं आती? देखिए, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि आप अपनी टीम के अंदर ये कल्चर ही डेवलप नहीं कर पाए कि आपने गेम अवेयरनेस क्या होती है, किस तरह लेके चलता है, किस तरह बनाना है, विकेट गिर जाए तो क्या अप्रोच होनी चाहिए, रन कैसे लेना है, फील्डर को किधर प्लेस करना है, किस सूरत हाल में किस बॉलर को लेके आना है। ये सबसे ज्यादा कोच और कैप्टन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो किस तरह अपनी टीम को बिल्ड करता है, लेके आता है। फिर आपने कल्चर, जिस तरह मैं बात कर रहा था, कल्चर डेवलप करना होता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 2-3 डेकेड से देखें, उन्होंने एक कल्चर डेवलप किया। नए लड़के आते हैं, वो भी उसको उसी कल्चर के अंदर ढल जाते हैं। इसी तरह बाकी टीम की बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड ने अभी लास्ट 1 डेकेड में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट लेके आए। इंग्लैंड ने अपना पूरा मॉडल ही चेंज कर दिया, कन्वेंशनल क्रिकेट से बेसबॉल मॉडल पे आया और उस पर स्टिक करके
वो टीम हारे या जीते वो अपनी बेसिक को नहीं छोड़ रहे जो उन्होंने प्लान किया हुआ है। तो ये आपको कहीं ना कहीं बनाना पड़ता है, फिर आप एक बड़ी टीम के उस जो 3-4 की जो टियर की टीम्स आती है उसमें आप स्टैंड करते हैं। हम वन ऑफ सीरीज जीतते हैं, वन ऑफ मैच जीते हैं, फिर अगले मैच में फिर कोलैप्स कर जाते हैं। इसीलिए दुनिया की मोस्ट अनप्रडिक्टेबल साइड भी लोग कहते हैं कि यू नेवर नो कि ये क्या करके आए हैं, क्या करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के ऊपर बड़ा डिपेंडेंट है कि ये किस तरह अपनी चीजों को प्लान करते हैं। रिजवान और आकिब जवेद के आने के बाद हमें लगा कि चीजें बेहतर होना शुरू हो गई हैं। 3 हमने कंसेक्टिव सीरीज देखी, बट एकदम फिर उसी तरह ही जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट आ रहे, फिर वो डिक्लाइन हमें डिप नजर आया कि वो कॉन्फिडेंस और मोराल फिर गिर गया। ये बड़ा बिल्कुल सही हो गया। unfortunate है, पाकिस्तान लम्हा का मोराल इस वक्त यकीनन डाउन लग रहा है और एक प्रेशर जो है जो शुरू से था और एक अब प्रेशर ज़्यादा बिल्ड होता नज़र आ रहा है।